नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द एडुस्फीयर हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पदार्थ क्या है। हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। पदार्थ के उदाहरण हवा, भोजन, बादल, तारे, पत्थर, मेज, कुर्सी, पेड़ पौधे। एक पदार्थ की परिभाषा और है कि जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के उदाहरण नहीं है स्नेह, गंध, घृणा, विचार, सुगंध। ये इसलिए पदार्थ नहीं होते हैं क्योंकि इनका न तो स्थान गिरना काम होता है, न ही इनमें द्रव्यमान होता है। आगे हम देखेंगे पदार्थ के गुण के बारे में। तो पहला पॉइंट देखेंगे कि जिनमें द्रव्यमान होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे जो आयतन अथवा स्थान घेरता है। तीसरा पॉइंट जिसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है। चौथा पॉइंट देखेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और पांचवा पॉइंट पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। छठवां पॉइंट देखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। सातवां पॉइंट पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक बार जरा फिर से समझ लेते हैं कि जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिनमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ के गुण हैं। आगे हम देखते हैं कि पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, पदार्थ और अवस्थाएं, विशेष गुणों की चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, परिवर्तन के प्रकार और संरचना और मिश्रण को भी देखेंगे। पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से हम 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस। और 2 अवस्थाओं में अलग से बताऊंगा आप सभी को, जिनमें एक प्लाज्मा अवस्था आएगी चौथी और एक 5वीं आती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। द्रव्यमान पदार्थ की निहित मात्रा है, क्या कहलाती है? द्रव्यमान। घनत्व प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। और पारदर्शिता किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गुजरने की जो क्षमता होती है वो पारदर्शिता होती है। इसी में हम देखेंगे कि परिवर्तन के प्रकार देखेंगे। परिवर्तन के प्रकार, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे बर्फ का पिघलना। दूसरा पॉइंट देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ बनता है, जैसे लोहे में जंग लगना, फलों का पकना। आगे हम देखेंगे तत्व, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक रूप से जोड़ना यौगिक कहलाता है। मिश्रण, तत्वों या यौगिकों का मिश्रण जो रासायनिक रूप से नहीं होता उसे मिश्रण कहते हैं। इसी में हम देखेंगे आयतन और ऊर्जा। आयतन, ऊर्जा कैसी राशि हैं? तो दोनों अदिश राशियां हैं। दोनों कैसी राशि हैं? अदिश राशियां हैं। आगे हम देखेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की निहित मात्रा होती है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह हमेशा स्थिर रहता है। इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। और द्रव्यमान को जड़त्व से मापा जा सकता है। जड़त्व से मापा जा सकता है। भार में देखेंगे तो भार वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है। इसका मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान और भार में आपस में जुड़े हुए हैं। भार को कमानीदार तुला से मापा जा सकता है। इसी में हम देखेंगे कि भार
और भार और द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध होता है, तो हम देखेंगे कि W बराबर होता है m इंटू जी, जहाँ पे स्मॉल जी का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। आगे हम देखेंगे आयतन और ऊर्जा के बीच अंतर। आयतन किसे कहते हैं? वॉल्यूम। वस्तु द्वारा घेरा गया त्रिविमीय स्थान ही आयतन कहलाता है। यह वस्तु के आकार और आकृति पर निर्भर करता है। इसका साधारण मात्रक जो होता है वो घन मीटर होता है। घन मीटर। आयतन को मापा जा सकता है और आयतन हमेशा धनात्मक होता है। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। यह विभिन्न रूपों में अस्तित्व में है और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा न तो नष्ट हो सकती है और न ही बनाई जा सकती। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा कि पदार्थ क्या है। अपने चारों नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न वस्तुएं नज़र आती हैं जिनकी मुख्य विशेषताएं हैं कि जिनमें जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। आयतन का मात्रक हमने पढ़ा घन मीटर। एक और अन्य मात्रक होता है जिसे साधारण मात्रक लीटर होता है आयतन का। और प्राचीन वर्गीकरण देखेंगे। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ जो है वो 5 मूल तत्वों से बना है, जिसमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश आता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखेंगे, जिनमें कणों के सिद्धांत में कहा गया कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। मुख्य तथ्य कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बहुत समय पहले पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, जबकि एक अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। और अतः हम कह सकते हैं कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर ही बने होते हैं। जैसा कि क्रियाकलाप 1.1 में दिया गया है कि एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें नमक और चीनी मिलाते हैं तो पूरे पानी में नमक और चीनी घुल जाती है। नमक के जो कण होते हैं वो पानी के कणों के बीच खाली स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे पदार्थ की प्रकृति के बारे में। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जब नमक घोलते हैं तो कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। एक क्रिस्टल में लाखों सूक्ष्म कण होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पॉइंट और देखेंगे कि पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे अगरबत्ती का सुगंध, इसके जो कण होते हैं ये दूर दूर तक फैलते हैं, जिसे हम आगे बताएंगे विसरण क्या होता है। इसी में हम एक पॉइंट देखेंगे कि तापमान बढ़ने पर अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो कण और तेजी से गति करने लगता है। कण और तेजी से गति करने लगता है। पदार्थ के कणों के गुण, अगर इसी में हम देखेंगे कि अगर तापमान बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है,
वो बढ़ जाएगी। यही कारण है कि गर्म पानी में विसरण तेज होता है और ठंडे जल में विसरण धीमा होता है। विसरण किसे कहते हैं? विसरण किसे कहते हैं? तो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी मैंने मान लिया, और दोनों पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना जो है, यही विसरण कहलाता है। गर्म जल में विसरण तेज होता है, जबकि ठंडे जल में विसरण धीमा होता है। कणों के बीच आकर्षण बल होता है। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह बल अलग अलग सामर्थ्य का होता है। जैसे क्रियाकलाप 1.1 में हमने देखा था कि नमक को पानी में घोलने पर क्या देखने को मिलता है। शुरुआत में हमने साफ पानी लिया और प्रोसेस के तहत पानी में हमने नमक को घोला, और घुलने के बाद नमक पूरी तरह अदृश्य हो जाता है, विलीन हो जाता है। क्या देखने को मिलता है? पारदर्शी और साफ नमक के अणु पानी में बिखर जाते हैं और संतृप्त घोल बन जाता है। विसरण के बारे में जरा एक बार फिर से देख लीजिए। कणों की गति पर निर्भर करता है। अणुओं की निरंतर और लगातार तेज गति, माध्यम और दर पर। गैसों में सबसे तेज, फिर तरल, फिर ठोस। यह एक पैसिव प्रक्रिया है, कोई बाहरी ऊर्जा नहीं इसमें लगता। तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ाया, विसरण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। विसरण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। विसरण हाई टेम्परेचर से लो की तरफ चलता है। विसरण सबसे ज़्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो पूछा जाएगा कि विसरण सर्वाधिक किस में होता है? तो आप कहिएगा गैस में। विसरण की दर सर्वाधिक किस में होती है? गैस में। विसरण की दर सबसे न्यूनतम किस में होती है? ठोस में। आगे हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जहाँ पे हमने देखा कि पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, जबकि आकृति अनिश्चित होती है। और गैस में न तो आयतन और न ही आकृति निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठोस अवस्थाओं के गुण को देखेंगे। ठोस अवस्थाओं के गुण को, जिसका निश्चित आकार और आयतन होता है, इसे दबाया नहीं जा सकता। नगण्य संपीड्यता इसमें होती है। घनत्व सर्वाधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है और विसरण बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ धीरे धीरे विसरित होते हैं, जबकि इसके अपवाद हैं रबर बैंड और स्पंज, कांच और बर्फ। रबर बैंड और स्पंज दोनों ठोस होते हैं। बाहरी तल से आकार बदलता है। रबर बैंड का बाहरी बल से आकार बदल जाता है। बल हटाने पर रबर पुनः वापस उसी अवस्था में आ जाता है। स्पंज को दबाएं तो हवा निकलती है, क्योंकि इनमें हवा होती है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस द्रव की तरह बह सकता है, बहुत धीरे धीरे। आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव है। बर्फ जल से कम घनत्व। बर्फ जल पर तैरती है, ठोस से होने पर भी कम घनत्व। अगर बात करें संपीड्यता की, तो सर्वाधिक संपीड्यता किस में होती है? गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है घनत्व से। सर्वाधिक घनत्व ठोस में होता है,
उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, आकर्षण बल सर्वाधिक। आकर्षण बल सर्वाधिक ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। द्रव के सामान्य गुण, द्रव के सामान्य गुण जिसका निश्चित आयतन होता है और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। द्रव बहते हैं और अपना आकार बदलते हैं, इसीलिए इन्हें तरल कहते हैं। इनमें नगण्य संपीड्यता होती है। ठोसों की तुलना में द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। द्रव के महत्वपूर्ण तथ्य और अपवाद। जल का सामान्य व्यवहार। जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? कैसा प्रश्न में पूछा गया था कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बर्फ तैरती है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है वो जल से कम होता है। पारा एक तरल धातु होती है। पारा कमरे के तापमान पर एक तरल धातु है, जबकि अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं। विसरण का उदाहरण, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। किसमें तीनों का विसरण संभव है? तो द्रव में। दाब का प्रभाव, दाब द्रव में समान रूप से हर दिशा में संचरित होता है। आगे देखेंगे गैस के गुण। इसका न तो आकृति और न ही आयतन निश्चित होता है। ये बर्तन का आकार ले लेते हैं, जिसमें भी रखे जाते हैं उसमें बर्तन का आकार ले लेते हैं। इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। इनकी संपीड्यता अधिक होती है, दबाने पर आयतन कम हो जाता है। विसरण, इनमें विसरण की दर सर्वाधिक होती है। गैस के कण जल्दी फैलते हैं। दाब डालना, बर्तन की दीवारों पर गैस निरंतर टक्कर के कारण दाब डालता है। न्यून घनत्व, घनत्व इसमें कम होता है। क्यों? क्योंकि कणों के बीच का स्थान बहुत अधिक होता है। ये हमने देख लिया था, यहाँ से हमें फिर से एक देखना है। ठोस, इसकी संपीड्यता न्यून होती है, जबकि गैसों की संपीड्यता सर्वाधिक होती है। ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है, जबकि गैसों का घनत्व न्यूनतम होता है। ठोसों में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, जबकि गैसों में न्यूनतम होता है। अंतराण्विक दूरी ठोसों में कम होती है, जबकि गैसों में सर्वाधिक होती है। गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है ठोस में, जबकि गैस में सर्वाधिक होती है। स्थितिज ऊर्जा ठोस में अधिकतम होती है, जबकि गैस में न्यूनतम होती है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। मुख्यतः मीथेन इसमें होता है। 80 से 90%, 80 से 90% के करीब मीथेन होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। इसे मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस, या इसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। प्रश्न पूछ दे कि CH4 कहाँ पाया जाता है? तो पुलाव में, धान की पुलाव में। उच्च दबाव होता है 200 से 250 बार। आगे हम देखेंगे एलपीजी। एलपीजी देखेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसकी संरचना प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से होती है। मध्यम दबाव कम दबाव डालता है, तापमान पर तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एलपीजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
तो एलपीजी का जो प्रयोग है, एलपीजी का प्रयोग अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है। और सीएनजी का प्रयोग कहाँ होता है? तो सीएनजी का प्रयोग ईंधन के रूप में वाहनों में होता है। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, संगलन और गलनांक। ठोसों के कणों पर प्रभाव। ठोस का तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर ठोस का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कण तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा आकर्षण बल को पार कर लेती है। कण स्वतंत्र होकर गति करते हैं। बर्फ का पिघलना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का वाष्पित होना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस अपनी अवस्था बदलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक हमेशा एक वायुमंडलीय दाब पर होता है, एक एटीएम पर होता है। जिस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जितना मजबूत होगा, आकर्षण बल जितना मजबूत उसका गलनांक उतना ही अधिक होगा। गलनांक उतना ही अधिक होगा। बर्फ का जो गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक वो 273.15 केल्विन होता है। कुछ और पदार्थ का गलनांक देख लीजिए। जैसे पूछ देगा कि बर्फ़ का कितना होता है, तो बर्फ़ का गलनांक बताइएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मोम का कितना होता है, तो मोम का 63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लोहा का कितना होता है, लोहा का 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। और सोना का कितना होता है, तो सोना का होता है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। पदार्थ के कणों के बीच उनका आकार देख लीजिए। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? जिस पर तापमान स्थिर रहता है उस गलनांक पर। क्वथनांक जल के कणों में अधिक ऊर्जा भाप के रूप में। गुप्त ऊष्मा अवस्था में परिवर्तन में छुपी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उद्यपातन देखेंगे। जल के लिए महत्वपूर्ण तापमान। गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान और दाब बदलकर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। भौतिक विज्ञान के मूल मात्रक देख लेंगे। तापमान का मात्रक केल्विन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और दाब का मात्रक पास्कल होता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। रूपांतरण देखेंगे। अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना हो तो मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है? केल्विन में। तो हम इसमें सेल्सियस में प्लस 273 जोड़ देंगे। मतलब कि 25 और 273 जोड़ेंगे तो 298.15 केल्विन। अच्छा, अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए 373 केल्विन है और इसमें हम क्या करेंगे? 373 केल्विन को केल्विन से 273 घटा देंगे तो 373 माइनस 273 हो जाएगा 100 सेंटीग्रेड। क्वथनांक क्या है? जल का क्वथनांक कितना होता है, इसको हम देखते हैं। वह निश्चित तापमान होता है। क्वथनांक वह निश्चित तापमान होता है जिस पर कोई द्रव उबलकर
गैस में बदल जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक, क्वथनांक की परिभाषा वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और गैस में बदल जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 373 केल्विन होता है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर। अगर हम देखेंगे कि दाब बढ़ाया जाए तो क्वथनांक भी क्या होगा, क्वथनांक भी, दाब बढ़ाएं तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। अगर दाब को हम कम कर दें तो क्वथनांक भी क्या होगा, क्वथनांक भी कम होगा। अगर द्रव में कोई बाहरी पदार्थ जैसे नमक या चीनी मिला दिया जाए तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी कारण सादे पानी की तुलना में नमक मिला हुआ पानी देरी से उबलता है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, दाब को बढ़ाएंगे तब भी क्वथनांक बढ़ेगा। ऊंची जगहों पर दाब कम होता है, समुद्र तल पर देखिए ज़्यादा होता है, जहाँ अधिक दबाव पड़ेगा वहाँ अधिक होगा। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एल्कोहल का 73 डिग्री सेंटीग्रेड और एसीटोन का 56 डिग्री सेंटीग्रेड। खुले बर्तन में खाना पकाने में समय लगता है, जबकि प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है क्योंकि तापमान अधिक है और दाब भी बढ़ा दिया जाता है। दो चीज़ याद रखिएगा कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर वाष्प गैस में बदल जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछाता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब बढ़ाएं तो क्वथनांक पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जैसे दाब बढ़ेगा क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा, और दाब को घटाएंगे तो क्वथनांक भी क्या होगा, घटेगा। इसी कारण ऊंचे पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही उबलने लगता है। गलनांक के बारे में हमने बताया कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस अपनी अवस्था बदलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ को पानी बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ने पर अधिकांश ठोसों का गलनांक बढ़ता है और बर्फ का क्या होता है, घटता है। अशुद्धियों का प्रभाव, गलनांक ठोस के अतिरिक्त संरचना और अणुओं के बीच आकर्षण बल का पैमाना। मजबूत बंधन तो उच्च गलनांक, कमजोर बंधन तो कम गलनांक। ऊर्ध्वपातन, आगे हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब ठोस से सीधे किस में, गैस में। जैसे में कपूर का जलना, नेफ्थलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे किसके उदाहरण हैं, ऊर्ध्वपातन के। इसी में हम कह सकते हैं कि जो शुष्क बर्फ होता है, शुष्क बर्फ CO2, ये भी किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का। आयोडीन किसका उदाहरण है, आयोडीन भी किसका उदाहरण है, शुष्क ऊर्ध्वपातन का। तो याद रखिएगा कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है बिना द्रव बने, जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाएगा उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण कपूर का जलना, नेफ्थलीन गोलियां, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे उदाहरण किसके हैं, ऊर्ध्वपातन के। आगे हम देखते हैं हिमांक किसे कहते हैं। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है। द्रव किस में बदल जाएगा, ठोस में। इसे हम क्या कहेंगे, हिमांक कहते हैं। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिस तापमान पर कोई चीज़ जमने लगती है उसे उसका हिमांक कहते हैं। मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि पानी का जमना ही क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है।
अगर अशुद्धियाँ मिला दें तो हिमांक क्या हो जाएगा, कम। अगर हमने अशुद्धियाँ मिला दिया तो क्या हो जाएगा, हिमांक कम हो जाएगा। निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षेपण। जैसे सूखी बर्फ के क्रिस्टल और पाले का जमना, ये सारे क्या हैं, किसके उदाहरण हैं, निक्षेपण के हैं। निक्षेपण जो होता है यह प्रक्रिया निम्न तापमान और दाब की विशिष्ट स्थितियों में होती हैं। वाष्पीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्पित हो जाता है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का मुख्य सिद्धांत यह कहता है कि सतह के अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि वे आकर्षण बल को तोड़कर गैस में बदल जाते हैं। तापमान और सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वाष्पीकरण का अनुप्रयोग शीतलन प्रभाव होता है। वाष्पीकरण ऊष्मा को अवशोषित करता है जिससे ठंडक महसूस होती है। इसीलिए खुली सतह पर हम देखते हैं कि घड़ा में पानी, ये वाष्पीकरण का ही अनुप्रयोग है। खुली प्लेट में रखे पानी का धीरे धीरे वाष्प बनना, ये भी किसका उदाहरण है, वाष्पीकरण का। गीले कपड़ों का सूखना, ये भी किसका है, तो वाष्पीकरण का है। पसीने का वाष्पीकरण शरीर को ठंडक पहुंचाता है। अनुप्रयोग, नमक उत्पादन में वाष्पीकरण एक लाइन में वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान से हम करेंगे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत सारे प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं कि अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या तेज हो जाएगी। अगला पॉइंट देखेंगे, अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। अधिक तापमान, तेज वाष्पीकरण। अगला पॉइंट देखेंगे, शुष्क हवा, नम हवा, आर्द्रता कम होगी, आर्द्रता कम तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, वाष्पीकरण की दर भी तीव्र हो जाएगी। एयर तेज हुई, हवा की गति तेज हुई तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, तीव्र होगी। वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, तीव्र होगी। सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। और आर्द्रता को अगर कम कर दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। वायु की गति अगर तीव्र हुई तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, तीव्र होगी। ये सभी कारक वाष्पीकरण की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। संघनन किसे कहते हैं, संघनन, गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। यह वाष्पीकरण की ठीक उल्टी प्रक्रिया है। अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तथा दाब को बढ़ा दिया जाए तो कणों की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। संघनन के उदाहरण, एग्जाम में पूछता है कि संघनन का निम्न उदाहरण कौन कौन सा है, तो उसकी बूंदें, गिलास पर पानी, कुहरा, बादलों का बनना, कोल्ड ड्रिंक वाला जो पानी लगा होता है वो भी संघनन का उदाहरण है। उदाहरण, ठंड में जो सांस से भाप और गर्म सांस से ठंडी हवा में, ये सारे उदाहरण किसके हैं, संघनन के। वर्षा और कोहरा भी किसका उदाहरण है, संघनन का। पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसकी खोज जो है वो इरविंग लैंगमुइर ने 1928 में किया था। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। यह कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेंस ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा आयनीकृत गैस जिसमें लगभग समान संख्या में आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं।
प्लाज्मा विद्युत का क्या होता है? प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक। प्लाज्मा आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? तो तारों में पाया जाता है, तारों की चमक में, सूर्य तथा तारों की ऊष्मा में, चमक में। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता। एक लाइन में देखेंगे तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। इसकी जो पहचान है वो इरविंग लैंगम्यूर ने 1928 में किया था और यह पदार्थ की वो अवस्था है जहाँ गैस आयनीकृत हो जाती है, ऊष्मा या विद्युत से इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया जाता है। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेंस ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आयनीकृत गैस जिसमें लगभग समान संख्या में आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लाज्मा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। प्लाज्मा आमतौर पर तारों में पाया जाता है। इसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। सूर्य तथा तारों की चमक या ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, BEC, जिसकी अल्बर्ट आइंस्टीन 1924-25 में इसका पूर्वानुमान लगाते हैं और 1920 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी गणना की तथा 1924 में इसकी गणना 1920 से 24 के बीच में इसकी गणना की और 1995 में कार्नेल और वाइमर ने इसका निर्माण किया था, जिसके आधार पर आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की कि BEC वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य तापमान 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये थी पदार्थ की पांचवी अवस्था। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस चैप्टर से तो हम कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि CNG का मुख्य घटक कौन होता है? तो मीथेन। वाहनों के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो CNG का। LPG से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। LPG का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो ब्यूटेन होता है। फिर पूछ जाए कि फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ जाए कि जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। जिस ताप पर वाष्प द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? संघनन बिंदु। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। शीतलता का कारण क्या है? वाष्पीकरण। नाखून की पालिश हटाने वाला द्रव कौन सा होता है? तो एसीटोन। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता। जब ठोस पिघलता है तब तापमान अपवर्तित होता है। पानी का घनत्व किस डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। कपड़े का सूखना किसका उदाहरण है? वाष्पीकरण का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।